आज है 17 मई, दिन सोमवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बेहद ही खास पेशकश इंडिया 360 डिग्री का। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें जिन्होंने सुर्खियों में बनाई अपनी जगह। चक्रवाती तूफान ताउते से तबाही, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्रियों से ली हालात की जानकारी। तेजी से गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है ताउते तूफान। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा में चक्रवाती तूफान ने मचाई भारी तबाही। गुजरात के तटीय इलाकों में करीब 2 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया। देश में कोरोना की रफ्तार कुछ धीमी। 25 दिनों बाद नए मामले 3 लाख के नीचे। 24 घंटे में 2,81,000 लोग संक्रमित, 4,106 लोगों की मौत। डीआरडीओ की एंटी कोरोना दवा 2DG को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और राजनाथ सिंह ने किया लॉन्च। रक्षा मंत्री बोले 2DG को विकसित करना देश के लिए गर्व की बात। नारदा स्टिंग मामले में बंगाल के 2 मंत्री समेत 4 नेताओं की गिरफ्तारी। समर्थकों के साथ कोलकाता के सीबीआई दफ्तर पहुंची ममता बनर्जी। 5 आरोपियों के खिलाफ आज चार्जशीट दाखिल करेंगी जांच एजेंसी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आज से 21 मई तक निवेश का मौका। भाव 4,777 रुपए प्रति ग्राम। ऑनलाइन आवेदन पर 50 रुपए की छूट। बाजार ने की हफ्ते की शानदार शुरुआत। निफ्टी 245 अंक उछलकर 14,900 के पार बंद। सेंसेक्स 850 तो बैंक निफ्टी करीब 1,300 पॉइंट भागा। मेटल और ऑटो शेयरों में भी दम दिखाया। तो ये थी वो खबरें जिन्होंने सुर्खियों में अपनी जगह बनाई। लेकिन आज इंडिया 360 डिग्री में बात होगी देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ कोरोना काल में कुछ खास खबरों की। कोरोना का गांव में बढ़ना चिंताजनक है, लेकिन इस बीच सुकून की बात बताई है आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने। उनका कहना है कि गांव के लोगों की इम्यूनिटी कोरोना से लड़ने के लिए काफी है। करेंगे इस खबर का 360 डिग्री एनालिसिस। गांव में संभले रहेंगे हालात। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली सीरीज आज से खुल गई है। क्या है बॉन्ड की खूबियां और कैसे और क्यों गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहिए, जानेंगे गोल्ड बॉन्ड निवेश का सुनहरा मौका में। और कोरोना के संकट काल में आपको दिखाएंगे एक पॉजिटिव स्टोरी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां के जिला प्रशासन की बात होगी जिसने ओवर चार्जिंग के मामलों को बेहतर तरीके से हैंडल किया, जो पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है। होंगी और भी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात कवर स्टोरीज की। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात चक्रवाती तूफान ताउते की, जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में भारी तबाही मचा रहा है। ताउते अब से कुछ ही घंटों बाद गुजरात के तट से टकराने वाला है। जानकार कह रहे हैं कि यह गुजरात में 23 साल बाद सबसे भयानक तूफान होगा। तस्वीरें आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इसके साथ ही अहम राज्य लक्षद्वीप और दमनद्वीप की हैं। आपको बता दें कि गुजरात में 23 वर्ष बाद यह सबसे भयानक तूफान बताया जा रहा है। ताउते तूफान का असर कल से महाराष्ट्र में भी बना हुआ है। राजधानी मुंबई के कई इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है और भारी बारिश हो रही है। मुंबई के कई इलाकों में सड़क पर पानी भर गया है। तूफानी हवाओं से मुंबई डरी सहमी दिख रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी और बारिश होगी। महाराष्ट्र में हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज हवाओं के कारण मुंबई में कई जगहों पर पेड़ गिरने की तस्वीरें भी आई। इस बीच पीएम मोदी ने सीएम उद्धव ठाकरे से इस बारे में बातचीत की और तैयारियों की नुकसान की जानकारी ली।
और चलिए अब हम कोरोना की अपडेट ले लेते हैं। कोरोना के मोर्चे पर कल थोड़ी राहत रही। 27 दिनों बाद 3 लाख से कम नए केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो कोरोना के आंकड़े 2,81,000 नए मामले यहां पर आए और 4,106 लोगों की मौत हुई। वहीं बीते दिन 3,78,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। देश में अब तक कोरोना के कहर की बात करें तो अब तक 2,49,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2,74,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं और करीब 2,11,75,000 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश में कुल एक्टिव केस की बात करें तो अभी 35,17,000 लोग इलाज करवा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग की बात करें तो कल देश में 15,73,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए और 7,06,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। तो कोरोना की दूसरी लहर कहर मचा रही है। एक्सपर्ट्स तीसरी लहर की चेतावनी तक दे चुके हैं। तमाम संकटों के बीच देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। 3 वैक्सीन भारत में लगाई जा रही हैं और इस बीच आज वैक्सीन के तर्कश में एक और तीर जुड़ गया और इसका नाम है 2DG, जिसे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया। दोनों ने 2DG के 10,000 डोज के पहले बैच को लॉन्च किया। 2DG DRDO की एंटी कोरोना दवा है जिसके इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। DRDO ने इस दवा को डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ मिलकर तैयार किया है। तो DRDO की ये जो दवा है जिसे संजीवनी कहा जा रहा है, 2DG एंटी कोरोना दवा, जिसे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया। अब आप ये समझिए कि कोरोना वायरस के खिलाफ ये दवा कितनी कारगर है, इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं। कोरोना के खिलाफ रामबाण दवा। आप भी DRDO की दवा का नाम याद कर लीजिए। टू डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG। जब से ये शुभ समाचार देश को मिला है तब से हर कोई DRDO की इस रामबाण दवा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हम आपको इस दवा की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि DCGI ने इस दवा के इमरजेंसी के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी तीसरे क्लिनिकल ट्रायल के सफल होने के बाद दी गई है। ये तीसरा चरण दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक कोरोना से संक्रमित 220 मरीजों पर किया गया था और इस दौरान पाया गया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता घट गई। 65 वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों में भी इस दवा का काफी अच्छा असर हुआ। कोरोना के खिलाफ जंग में DRDO के वैज्ञानिकों की खोज एक संजीवनी बूटी की तरह है, जिसके आ जाने से न सिर्फ कोरोना संक्रमित मरीज जल्दी ठीक होंगे बल्कि बाजार में दवाओं की किल्लत भी दूर होगी। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन मच फास्टर एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म। कोरोना की इस दवा को DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज यानी INMAS ने हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी के साथ मिलकर तैयार किया है। ये दवा पाउच के फॉर्म में होगी, पानी में घोलकर पीनी होगी और DRDO का दावा है कि इसे लेने के बाद कोरोना के मरीज लगभग 7 दिनों में ही ठीक हो जाएंगे।
इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और ये पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 2DG एक जेनेरिक मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज से मिलती जुलती है, इसलिए इसका उत्पादन आसान होगा और ये दवा देश में बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराई जा सकेगी। वैसे DRDO की इस दवा को बनाने में DRDO के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर चांदना का विशेष योगदान है। जी न्यूज की टीम इस उपलब्धि के बारे में और अधिक जानने के लिए हिसार में उनके घर पहुंची और उनके परिवार से खास बातचीत की। मेरा खुद का भाई जब ऐसी बड़ी अचीवमेंट करके देता है जो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है आगे और सारी दुनिया की जान बचाने में कारगर हो सकती है, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई नहीं हो सकती थी, इससे बड़ा गर्व हमारे लिए कोई नहीं हो सकता था और हम तब से बहुत खुश हैं और उम्मीद यही करते हैं कि सबको बचाने में ये कामयाब होगी। इस दवा के बाजार में आने से एक और बड़ी राहत मिलेगी। अभी जो ऑक्सीजन की मारामारी है, दावा है कि इस दवा के मिलने के बाद ये समस्या बहुत हद तक कम होगी। साथ ही ये दवा कोविड से संक्रमित मरीजों की अस्पताल में दाखिले की संख्या को भी कम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कोरोना वैक्सीन के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर है। देश की बड़ी फार्मा कंपनी शिल्पा मेडिकेयर भारत में रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाएगी। शिल्पा मेडिकेयर ने डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ स्पुतनिक बनाने का समझौता किया है, जिसके तहत कंपनी 1 साल में स्पुतनिक वी की 5 करोड़ डोज बनाएगी। खबर है कि शिल्पा मेडिकेयर सिंगल शॉट स्पुतनिक लाइट भी बना सकती है। और इन सबके बीच कोरोना संक्रमण का गांवों में बढ़ना भले चिंताजनक है। ग्रामीण इलाकों में जहां सुविधाओं की भारी कमी है, वहां महामारी का फैलना डर बढ़ा रहा है। लेकिन इस बीच सुकून की बात यह है कि गांवों में कोरोना के हालात डरावने नहीं होंगे। ये दावा IIT कानपुर के वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने किया है। प्रोफेसर अग्रवाल के मुताबिक गांवों में बढ़ते संक्रमण से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि गांव वालों की इम्यूनिटी मोटा अनाज खाने और धूप में तपने से मजबूत होती है, जो म्यूटेंट वायरस से लड़ने के लिए काफी है। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 बेहद खास मेहमान, प्रोफेसर NK गांगुली, पूर्व DG ICMR, इसके साथ ही खुद प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल, जिन्होंने यह दावा किया है कि गांवों में जो कोरोना की लहर है वो खतरनाक नहीं होगी, लोग उबर पाएंगे। आप IIT कानपुर से हैं और बहुत हाल के दिनों में बहुत ही एक से बढ़कर एक रिसर्च आपने पेश किया। सबसे पहले प्रोफेसर मणिंद्र, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या वो आधार हैं जिनके आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं कि गांवों में कोरोना फैल तो रहा है लेकिन ये उतना ज्यादा घातक नहीं होने वाला? देखिए, इसके एक तो ये कुछ वैज्ञानिकों ने पहले ये रिसर्च करी थी कि गांव में लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी बेहतर है शहर वालों से, तो एक तो वो आधार है। और दूसरा ये स्पष्ट हो गया है कोरोना में कि बंद जगहों में ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और गांव में अक्सर ये देखा गया है कि खुलापन ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी अधिक नहीं है जो शहरों में है। तो ये दोनों कारण ऐसे हैं कि जिससे कि लगता है कि शायद गांव में उतनी तेज़ी से ये नहीं फैलेगा जैसे कई सारे शहरों में देखा गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी समस्या तो है कि गांव में हेल्थ केयर उतनी अच्छी नहीं है, तो वो उसका ध्यान सरकारों को, सारे राज्य सरकारों को विशेष रूप से रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और हमारे साथ प्रोफेसर NK गांगुली भी लगातार बने हुए हैं। NK गांगुली साहब, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या गांवों में लोगों की इम्यूनिटी उन्हें कोरोना से बचाए रखेगी शहरों के मुकाबले? चलिए, अगर आप देखें तो गांव में जो गया है ये इन्फेक्शन, ये मास माइग्रेशन हुआ है। जो मेन सेंटर कोरोना के थे वहाँ से मजदूर या जो लोग खेती बाड़ी करते थे वो लोग अपने साथ लेके गए
और वहाँ पर ये गांव में ये आने लगा, और पर्टिकुलरली साउथ इंडिया के गांव में भी आया, इधर भी आया। तो ये जो चीज़ है, इसमें अगर आप एपिडेमियोलॉजिकल वो देखें तो ये मैं डॉक्टर अग्रवाल से सहमत हूँ कि वहाँ पर लोग खुले में ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर डायबिटीज़ भी कम है, हाइपरटेंशन भी कम है। और जैसे इन्होंने एक थ्योरी दी थी कि सूरज के किरण से ये होता है, सूरज के किरण से विटामिन डी का उत्पन्न होता है, बट एक जो विटामिन डी के अलावा इंडियन विटामिन डी अच्छा बनाते नहीं है, तो CMP जो कि सेलुलर एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स बनते हैं, जो कि इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं। तो ये थ्योरीज है अभी, बट महामारी जब आती है, जैसे इन्फ्लुएंजा की महामारी आई थी, जो स्पेनिश फ्लू था, उसमें किसी को उन्होंने वो नहीं दी थी। गांव में भी लोग मरे थे, रूरल एरियाज में मरे थे, सब जगह मरे थे। तो रूरल एरिया में जाना थोड़ा सा, और पेरी अर्बन एरिया में जाना थोड़ा सा चिंतनीय विषय है, कि वो इसलिए है कि वहाँ पर हेल्थ केयर जो है वो पूरा स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ ठीक ठाक। तो वहाँ पर अगर कोई सीरियस बीमारी होगी तो उसका असर भी पड़ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि कितने ग्रेव्स जा रहे हैं वहाँ पर, जो क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं वो भरे हुए हैं, और वहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधाएं भी कम है। तो इसलिए ये चिंता की विषय है। इसलिए वहाँ पर अब इन्होंने घर घर में सर्विलेंस स्टार्ट किया है। हर घर में जो लोग बीमार हैं, वो अक्सर ये लोग आगे नहीं आते, बट इनका सर्विलेंस स्टार्ट हुआ है, और इस सर्विलेंस से कुछ आंकड़ा भी आएगा, उससे हमें पता चले। वो आंकड़ा अभी पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन हम दो आंकड़ों से चलते हैं कि कोरोना का क्या हाल है। एक है कि हॉस्पिटलाइजेशन कितनी हो रही है, दूसरा है कि लोग कितने मर रहे हैं। तो डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन ये नहीं है कि कितने नंबर हुए हैं कोरोना के, कितने लोग पॉजिटिव हुए हैं। पॉजिटिव कई लोग जो है वो टेस्ट कराते नहीं हैं आजकल, तो उससे नहीं पता चलता। बट दो आंकड़ों जिससे पता चलता है कि हॉस्पिटल में कितने लोग गए हैं और कितने लोगों की मौत हुई है हॉस्पिटल में जाने के बाद। ये दो भी आंकड़े हैं, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। गांव में ये आंकड़े ठीक से पता नहीं चलता इन आंकड़ों का। और जो लोग मरते हैं जो क्रिमेशन ग्राउंड में जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है कि पहले कितने लोग जाते थे, अब कितने लोग जाते हैं, उससे पता चलता है। या जो लोग को सैंड में जो लोग दबाए जा रहे हैं, या जो लोग गंगा में बहाए जा रहे हैं, ये जो चीज़ें ये नॉर्मल नहीं है। तो कहीं पर भी डेथ काफ़ी हो रही है, बट उसका आंकड़ा अभी पक्का नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आंकड़ों का जमा करने का उतना स्ट्रक्चर अभी है नहीं। बाकी जगहों में आंकड़े रोज के रोज सेंट्रल सिस्टम में पहुंच रहे हैं, बट गांव से ये आंकड़े अभी पूरे पुख्ता रूप से नहीं चल रहे। बट अभी सर्विलेंस स्टार्ट हुई है, उससे पता चलेगा जब वो सर्विलेंस का रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, बहुत अहम बात कही आपने एनके गांगुली साहब। मणिंदर अग्रवाल साहब, आपने जो अपनी रिसर्च रखी है और जो अपने दावे किए हैं, उसमें मोटे अनाज का जिक्र किया है कि गांव के लोग जो हैं वो मोटा जो अनाज है वो वहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर खपत है। क्या वो खान पान की चीज़ें होती हैं जो शहरी लोगों को गांव से सीखनी चाहिए, और मोटे अनाज के तौर पर क्या वो ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं या वो ख़ास कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो आपको और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए? देखिए, कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन है। मैंने अपनी रिसर्च से ये बात नहीं कही, मैं मैथमेटिकल मॉडलिंग करता हूँ। जी जी। तो मेरी जो रिसर्च है वो वहाँ तक सीमित है। ये बात कुछ जो साइंटिस्ट हैं जो इस दिशा में काम करते हैं, उन्होंने ये कही है, तो मैं सिर्फ उसी को दोहरा रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से रिसर्च करके नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और जो डॉक्टर गांगुली ने कहा वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि गांव में इम्यूनिटी अधिक है, खुला वातावरण है, तो फैलने की संभावना भी कम है। इसका ये मतलब नहीं कि हम ये मान लें कि वहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ केयर काफ़ी कम है, तो इसलिए बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात साफ तौर पर मणिंदर अग्रवाल साहब समझ में आती है कि
देश बहुत बड़ा है। केरल के गांव में जो सुविधाएं हैं, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग है, उत्तर प्रदेश के गांवों की अगर हम बात करें तो वहां अलग है। तो इन सारी चीज़ों को किस तरह से टैकल किया जाए, बहुत बहुत बड़े स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल काम करने की बहुत अधिक ज़रूरत है, क्योंकि एक तो इतने सारे गांव हैं, हमारी अधिकतर आबादी गांव में रहती है। और सबसे बड़ी बात जो बार बार सब लोग कह रहे हैं कि वहाँ हेल्थ केयर इतनी अच्छी नहीं है। कुछ गांव में है, मान सकते हैं, जैसे केरल में या कुछ और प्रदेशों में, लेकिन बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ उतनी अच्छी नहीं है। तो वहाँ पे किस प्रकार से इस बीमारी को फैलने से रोका जाए और लोग, खास तौर से लोग संक्रमित हों वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे डॉक्टर गांगुली ने कहा, जो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं वो महत्वपूर्ण है और उसको रोकने की ज़रूरत है। बिल्कुल। प्रोफेसर गांगुली, आज 2DG जो DRDO की मेडिसिन है, जिसके बारे में बहुत बातें और बहुत दावे हो रहे हैं, कितनी बड़ी उम्मीद के तौर पर इसे देखते हैं? और जाहिर सी बात है, जब एक सॉल्युबल मेडिसिन है ये, तो इसको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ईज है लोगों तक पहुंचाने के लिए और इसके उत्पादन के लिहाज से। ये डीऑक्सी टू डी ग्लूकोज जो है, ये केमिकल ये बहुत पुराना है। इसको ये आप केमिकल शेल्फ से भी खरीद सकते हैं। जो DRDO ने किया है, ये इसको सॉल्युबल स्टेज में बनाया है और ओरल बनाया, फॉर्मुलेशन बनाया है, जिसको देने से ये जो इफेक्ट्स हैं वो उभर रहे हैं। ये पहले यूज़ होता था एज ए थेरानोस्टिक, डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक। कैंसर्स में यूज़ होता था। अब जब इसको दे देते थे तो कैंसर में चारों तरफ एक सफ़ेद सी परत पड़ जाती थी, और जब आप दवाई देते थे तो वो जो था वो मेल्ट करता रहता था अगर वो दवाई काम कर रही है। इस तरीके से ये कैंसर में, न्यूरोलॉजिक डिजीज में यूज़ होता था। कोविड-19 में इसका बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण इन्होंने जो किया है, थ्योरी बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये ग्लूकोज जो है ये सेल के अंदर बहुत एफिशिएंटली घुस जाता है थ्रू ए ट्रांसपोर्टर, जिसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। और जब ये सेल के अंदर घुसता है तब ये एक ऐसा ग्लूकोज होता है जो कि मेटाबोलाइज नहीं होता। ग्लूकोज जब होता है तो नियोग्लिकोजेनेसिस या ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है, और उसमें एक एंजाइम काम करता है जो इसे हेक्सोकाइनेज करते हैं। ये हेक्सोकाइनेज को नाकामयाब कर देता है, तो ग्लूकोज जो है वहाँ पर सेल के अंदर बैठ जाता है। ग्लूकोज एक एनर्जी सोर्स भी है वायरस के लिए, तो कार्बन सोर्स है, तो वायरस उसमें पनप नहीं पाती। वायरस कम होती जाती है, उसका ट्रांसक्रिप्शन भी कम हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वायरस उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती। तो ऑक्सीजन लेवल करीब 30 से 40% तक बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ये इन्फ्लेमेशन भी घटाता है। तो इसके कई गुण हैं, और उसके अनुसार जो मैंने आपको एक बतलाया कि ये कैसे काम करता है। लेकिन ये कोई ज़्यादा दिन नहीं दिया जाता, इसको हफ्ते भर दिया जाता है और सुबह शाम 2 बार दिया जाता है। तो ये एक कामयाब चीज़ है। मैं इसको एंटीवायरल अभी नहीं बोलूँगा, मैं इसको ये बोलूँगा कि ये ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाती है, बट एंटीवायरल भी है। बट उसको एंटीवायरल एज ए लेवल यूज़ अभी नहीं कहा गया है, बट ये वायरस की संख्या घटाती है इसमें। लेकिन एक कॉशन ये है कि ये बाईस्टैंडर सेल में, ये एंटी कैंसर था, जो भी एंटी कैंसर होते हैं उनमें थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी होती है। तो ये एंटी कैंसर जो है ये बाईस्टैंडर सेल्स में भी घुसता है। तो ये सिर्फ उन्हीं को देनी चाहिए जिनको इसकी ज़रूरत है। इसको एज एन OTC, ओवर द काउंटर नहीं यूज़ करना चाहिए। ये डॉक्टरों के सख्त देख रेख में होना चाहिए। और जहाँ पर आपको, जैसे जब आप वेंटिलेटर में जाते हो तो वहाँ पर डेथ रेट काफ़ी हाई हो जाती है, तो ये वेंटिलेटर से बचाने के काम में भी आएगा, जिससे कि साधारण ऑक्सीजन या BPAP से ये ऑक्सीजन की जो कमी है उसे दूर की जा सकेगी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब इसका लार्जर यूज़ होगा तब हमारे पास और आंकड़े आएंगे, और तब हम इसमें और भी अपनी राय दे सकेंगे। बिल्कुल। लेकिन इसी में एक जिज्ञासा और होती है गांगुली साहब कि
क्या ये उसी तरह था जैसे हम बात कर रहे थे जब फेबी फ्लू और टेमी फ्लू का जिक्र आया शुरुआत के दौर में, और उसके भी बेजा इस्तेमाल की बात बहुत हुई, और आज हम देख रहे हैं कि कहीं पर वो इस्तेमाल हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। बहुत एक कहते हैं मेडिकल प्रोटोकॉल का भी एक अभाव है, और एक बहुत ही क्लीन जो लाइन होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। देखिए, मोस्टली जो कोविड में जो ड्रग्स यूज होते थे वो रीपर्पस्ड होते थे। इन मास भी एक इमेजिंग इंस्टीट्यूट था, ये एज एन इमेजिंग एजेंट यूज होता था, तो इन मास ने इसे रीपर्पस किया। उसी तरह से फेवी फ्लू वगैरह एंटीवायरल थे, उनको रीपर्पस किया गया। बाद में फेविपिराविर ने काम नहीं किया। रेमडेसिविर एक लिमिटेड एरिया में, एक छोटे से विंडो में ये काम करती है, उसमें ये यूज़ हुआ, बाकी जगह ये नहीं काम करती है। जो अभी इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया कि 2-ऑक्सी डी ग्लूकोज जो है उसको एज ए एंटीवायरल न लें, ऑल्दो ये वायरस की संख्या घटाती है, इसको लीजिए कि ये ऑक्सीजन का डिमांड को जो है वो सेल के अंदर कम करती है। जैसे हम कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, वो एंटीवायरल नहीं होती है, वो शरीर को वायरस से लड़ने की क्षमता देती है। अभी आपने अग्रवाल साहब से एक और सवाल पूछा था कि गांव में जो डाइट है उसका कोई महत्व है कि नहीं। गांव के डाइट्स जो हैं वो हेल्दी होते हैं, जैसे उनमें फाइबर कंटेंट होता है, जैसे मिलेट है, ये कोर्स ग्रेन है, इससे शुगर वगैरह का एब्जॉर्प्शन घटता है, गांव में ओबेसिटी भी कम होती है। तो गांव में जो खाने का जो सिस्टम है हमारे गांव में एक हेल्दी सिस्टम है, तो वो भी हेल्थ को उभारती है। हालांकि जहाँ पर गरीबी है, जिनको कि खाना वाना नहीं मिलता, वहाँ पर भी पोषण की भी वहाँ पर कमी है। तो अगर हमारा पोषण ठीक है तो हमारे जो ट्रेडिशनल डाइट्स हैं वो हमारे हेल्दी हैं। जैसे अलसी है, अलसी ओमेगा 3 बढ़ाती है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, ये भी गांव के खाने का पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और मणिंद्र अग्रवाल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मणिंद्र अग्रवाल साहब, आपका जो दावा था कि जुलाई तक जो है वो जो सेकेंड वेव है उसका पीक आ जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे गिरावट की ओर ये शुरू हो जाएगी, और तीसरी लहर के बारे में भी आपने कहा था। इन सब के बीच आपका ये मॉडल है वो कितना कारगर है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या चीजें हैं जो आप कहना चाहेंगे जिसे लेकर हमें आगे बढ़ना होगा सेकेंड वेव के इस पीक को अचीव करने के गिरावट वाले दौर में और थर्ड वेव के आने की आहट के बीच? जी, हमने ये प्रेडिक्शन किया था अप्रैल के अंत में कि मई के शुरुआत में 4 से 8 मई के बीच में नए इन्फेक्शंस का पीक आ जाएगा और एक्टिव इन्फेक्शंस का पीक 14 से 18 मई के बीच में आएगा, जो लगभग सही होता दिख रहा है। और अब अपने एक्टिव इन्फेक्शंस और नए इन्फेक्शन दोनों अपने उतार पे हैं। जो हमारा अंदाज है, अगेन मॉडल द्वारा जो हमसे निकल के आ रहा है, कि जुलाई तक ये दूसरी वेव जो है अपनी समाप्ति की ओर हो जाएगी। उसके बाद कुछ समय तक जो लोग संक्रमित होकर ठीक हुए हैं उनमें इम्यूनिटी आ जाती है, जो कुछ महीनों तक बनी रहती है। तो जुलाई से मान लें अक्टूबर तक वो इम्यूनिटी चलेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे इम्यूनिटी वो कम होनी शुरू होगी, और तभी सबसे अधिक खतरा रहेगा तीसरी वेव का। तो उसके लिए आवश्यक 2 चीज़ें हैं। एक तो वैक्सीनेशन, जैसे जैसे नेचुरल इम्यूनिटी कम हो वैसे वैसे हम वैक्सीनेशन अधिक लोगों का करते जाएं, जिससे कि ओवरऑल इम्यूनिटी का लेवल ऊंचा बना रहे। और दूसरा ये कि संक्रमण फैलने की रफ्तार कम करने के लिए मास्क पहनना काफ़ी आवश्यक है। मास्क से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है, तो जहाँ भी भीड़ वाली जगह पे जाएं तो मास्क अवश्य पहनें। तो ये 2 चीज़ें अगर हम ठीक से कर लेंगे तो तीसरी वेव का इम्पैक्ट जो है वो अधिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर अग्रवाल आपका। इसके साथ ही हमारे साथ एनके गांगुली साहब भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस 360 डिग्री विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली कवर स्टोरी की ओर। वित्त वर्ष 2021-22 की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली सीरीज आज से खुल गई है। 21 मई तक निवेशक पहली सीरीज में आवेदन कर पाएंगे।
बॉन्ड का प्राइस 4,777 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया है। हालांकि ऑनलाइन निवेश करने पर 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट दी जाएगी।